हेलो दोस्तों, कल हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी लोकसभा के बारे में और आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की संरचना व संगठन। आज हम राज्यसभा की संरचना व संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। इसमें है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख दिया गया है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा है वो राज्यसभा को निम्न सदन, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को ही स्थायी सदन कहा जाता है। इसे ही वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, वरिष्ठ सदन। वरिष्ठ सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं वो इसमें भाग ले, इसमें चुन करके आते हैं। उनका मनोनयन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के जो संगठन के बारे में। संरचना व संगठन के स्ट्रक्चर कैसा है राज्यसभा का। तो राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में कहा है, इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया कि राज्यसभा है, राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं वो कुल सदस्य संख्या कितनी होंगी, 250 होंगी। कितने सदस्य होंगे, 250। कुल सदस्य कितने होंगे, 250 होंगे। और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों से, विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 12 सदस्यों को और 238 सदस्य राज्यों से चुन करके आएंगे। ठीक है। दूसरी बात है वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में सदस्य संख्या है 245। कितनी है, 245 है। तो उसे 245 में से किस प्रकार से सदस्य चुन करके आते हैं, 229 सदस्य वो तो आते हैं राज्यों से, प्लस 4 सदस्य आते हैं संघ क्षेत्रों से आते हैं, प्लस 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से इसका रेशियो रहता है। इस प्रकार सदस्य चुन करके आते हैं। और राज्य से कितने आएंगे, 229 सदस्य आएंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 12 सदस्य कहाँ से लिए आएंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। 229 सदस्य राज्यों से चुन करके विभिन्न राज्यों से आएंगे। जनसंख्या इसका आधार है, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुन करके आएंगे। बात कर लेते हैं हमारे जो राजस्थान है, उस राजस्थान से 10 सदस्य चुन करके आते हैं। कितने आते हैं, 10 सदस्य चुन करके राजस्थान से आते हैं। असम, मेघालय से आपके एक सदस्य, मेघालय है जो आपका, वहाँ से कितने आते हैं, 2 एक सदस्य चुन करके आते हैं। तो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी कम होगी उससे उतने कम सदस्य आएंगे। और इसका आधार क्या है, इनका आधार 1971 की जनगणना है। क्या है, 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 1971 जो संविधान, जो जनगणना है, उन 1971 जनगणना के आधार पर इन सीटों को क्या किया गया है, सीमित किया गया है। सीटें की जनसंख्या का आधार माना गया। 1971 की जनगणना का आधार मान करके क्या आएंगे, राज्यसभा के सदस्य चुन करके आएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सदस्य चुन करके आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इनका जो निर्वाचन होता है, इन सीटों का जो आवंटन है, जो राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, वो सीटों का आवंटन अनुसूची
4 में किया गया है। यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसमें ही सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। बात ध्यान में रखना है कि सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची चौथी में इसकी सीटों का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं इन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, चुनाव किस प्रकार से होती हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है उनके 200 सदस्य हैं और ये सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कर करके यहाँ भेजते हैं। तो ये 200 सदस्य हैं जो राज्य की विधानसभा है, वो राज्य की विधानसभा इनका क्या करती है, निर्वाचन करती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश से भेजेगी, पंजाब की पंजाब से, हरियाणा की हरियाणा से। तो इस प्रकार से विधानसभाओं द्वारा चुन करके भेजा जाता है। और ये पद्धति है अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या होती है, जिसमें जनता भाग, जिस निर्वाचन में, जिस चुनाव में जनता भाग न लेकर के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं उसको। यानी वह विधि जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं जिस निर्वाचन में, इस चुनाव, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, अप्रत्यक्ष पद्धति। और इस अप्रत्यक्ष पद्धति में कौन सी विधि, कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, वो है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। तो किसको अपनाया गया, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इसको ध्यान में रखना भाई, कौन सी पद्धति अपनाई गई है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का उल्लेख किया गया है। संविधान में किस पद्धति का उल्लेख है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का उल्लेख है। इस पद्धति के द्वारा ही क्या होगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक है, और इसी पद्धति का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के सदस्यों के निर्वाचन में भी इसी पद्धति का उल्लेख मिलता है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के निर्वाचन में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है। तो देख ध्यान से सुनना, पहली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक बंद पद्धति, और दूसरा है गुप्त पद्धति, बंद नहीं गुप्त पद्धति, और तीसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता। तो कौन सा होगा, तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली पद्धति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, खुली पद्धति का। अब आप क्वेश्चन पूछोगे क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली पद्धति से होगा। तो ध्यान से सुनना, संविधान में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहाँ ना तो खुली पद्धति का प्रयोग किया गया है और ना ही गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो। तो ये हमने जो एक आपका एक्ट बताया था, हमने आरपीए 1951 और आरपीए 1952 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली पद्धति से होगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि राज्यसभा में जो चुनते हैं, सदस्य चुनते हैं, उसमें एक दल, यानी एक दल है वो दूसरे दल से, पार्टी से चुन करके आते हैं और वो वोट किसी दूसरे दल के व्यक्ति को दे जाते हैं। इसे पता नहीं चलता कि किस विधायक ने किसको वोट दिया है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कि लोग देखें कि जैसे बीजेपी का नेता है, जो बीजेपी का जो प्रत्याशी जो वोट देने वाला है, वो कांग्रेस को वोट दे जाता है। कई बार पैसों के लालच में या किसी और लालच में वो अपना वोट दूसरे दल को दे देता है। तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कि लोगों को पता चले कि किसको वोट दे रहे हैं, तो इसके आधार पर क्या अपनाई गई है,
खुली पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली पद्धति से। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तब आपको खुली पद्धति, और दूसरा क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए कि संविधान में या अपने संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ आपको सिर्फ ये बताना है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, क्योंकि संविधान में खुल व गुप्त पद्धति का उल्लेख नहीं है। ये आरपीए के अंतर्गत आता है। आरपीए जो है, जो आपके आरपीए 1951, आरपीए 1952 के तहत ही इसमें संशोधन किया गया, प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो, उसके द्वारा ये खुली पद्धति जोड़ी गई है। दूसरी बात, एक प्रावधान और किया गया है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य से वो चुन करके आता है। ठीक है, ये बात भी जोड़ी गई है कि राज्यसभा का सदस्य वही चुनाव लड़ेगा जिस क्षेत्र से चुनाव जीत करके आ रहा है वह उसी राज्य का होना चाहिए। यानी जैसे मतलब राजस्थान से कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होकर के आएगा तो राजस्थान राज्य का ही मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी इसमें दी गई है कि जिस राज्य से वो निर्वाचित होता है उसी राज्य का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, जिस राज्य से चुन करके आता है उसी राज्य से क्या होना चाहिए, वो उसी राज्य का क्या होना चाहिए, वो निवासी होना चाहिए, वहीं का वो होना चाहिए उसका जो। ठीक है, आगे देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। तो अब बताते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होती क्या है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति क्या होती है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, इसमें जब वोट देते हैं तो वोट लोग वरीयता क्रम में अपना वोट देते हैं। ठीक है, वरीयता क्रम में अपना वोट देते हैं। अनुपात का मतलब होता है कि निश्चित अनुपात में, यानी न्यूनतम कोटा उसको प्राप्त होना चाहिए कि निश्चित अनुपात इससे ज़्यादा आएगा वोट तो ही क्या होगा, वो विजयी होगा। तो इस प्रेफरेंस में वो वोट दे। यदि किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा या निश्चित अनुपात में मत नहीं मिले हैं, ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों जिसने वोट दिया उन व्यक्तियों का ट्रांसफर क्या हो जाता है, उसके पास हो जाता है। तो ये क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति है। इसका मतलब है इसे एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक पद्धति भी कहा जाता है। एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक, ये वोटों का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिस व्यक्ति को, जैसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से द्वारा, तो उनका सूत्र होता है, देखो, कुल मतदाताओं की संख्या बटा प्रत्याशित उम्मीदवारों की संख्या यानी जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या +1 और +1। ये क्या है, इनका सूत्र है। ठीक है, इसके आधार पर निर्वाचन होता है। आगे चर्चा करेंगे इस पर। अब आते हैं कि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, एक स्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे स्थायी सदन, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है परंतु राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। इनके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में क्या ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो अपना पद छोड़ देते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पद छोड़ देते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, इसलिए कभी भंग नहीं की जा सकती, इसलिए स्थायी सदन है। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। कार्यकाल की बात करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल
राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ध्यान रखना भाई, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो कितना होता है? वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो आप मुझसे पूछोगे क्या सर ये ऐसा संविधान में लिखा गया है क्या? नहीं साहब, संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अनुच्छेद 83 में लिखा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अवकाश ग्रहण कर लेंगे। ये बात लिखी गई है साहब। अपने संविधान में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 83 क्या बोलता है कि 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या कर लेंगे? स्वतः ही अवकाश ग्रहण कर लेंगे। इस आधार पे हमने इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष निकाला कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना भी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब जब राज्यसभा का गठन हुआ था, आप बोलोगे जब राज्यसभा पहली बार राज्यसभा पहली बार ही बनी थी, राज्यसभा का गठन एक बार ही हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था, उस राज्यसभा के गठन के समय, राज्यसभा के गठन के समय जो उम्मीदवार चुने गए थे, यानी जो सदस्य चुने गए, तो पूरे चुने गए। तो इस प्रकार उनका जो अवकाश, वो अवकाश किस प्रकार से ग्रहण किया गया? तो देखो, जब राज्यसभा का चुनाव लड़ा गया, राज्यसभा का गठन हुआ, उस समय राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य चुने गए थे। 233 हैं वो सदस्य चुने गए थे। अब उसका जो अवकाश ग्रहण किस प्रकार से किया? तो इस समय ऐसा किया गया कि 1/3 सदस्य पहले 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य दूसरे 2 वर्ष में, और बाकी 1/3 2 वर्ष में। ठीक है। 52 में पहले इसका गठन हुआ था, 1952 के बाद में 1958 तक। ठीक। अब इनका अवकाश किस प्रकार से ग्रहण करवाया गया, किस प्रकार से ये सदस्य अपना जो इनका कार्यकाल पूरा किया गया? तो इस समय क्या किया गया, एक लॉटरी सिस्टम निकाली गई, यानी 1/3 सदस्यों का लॉटरी निकाली गई, और उस लॉटरी में जिस सदस्य का नाम आया उस सदस्य को क्या कर दिया, अवकाश दिला दिया, और उसके स्थान पर नए 1/3 सदस्य चुन लिए गए। बाद में 2 वर्ष बाद में दोबारा लॉटरी निकाली गई और उसके साथ ही 1/3 सदस्यों को अवकाश दिलाया गया और नए 1/3 सदस्य क्या हो गए, चुन लिए गए। उसके बाद स्वतः ही उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो ही गया, तो वो खुद अवकाश ग्रहण कर लिया और उसके स्थान में नए सदस्य चुन करके आ गए। इस प्रकार से बाद में आगे कड़ी चलती रही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। अब बात करते हैं हम राजस्थान से। राजस्थान से 10 सदस्य चुन करके जाते हैं, तो 10 किस प्रकार चुनेंगे, 3 + 3 + 4 इस फ्रीक्वेंसी को चुनेंगे। अब देखो किस प्रकार का न्यूनतम कोटा क्या होता है, 3 सदस्य चुन लिए, बाद में 3 सदस्य, बाद में 4 सदस्य, इस प्रकार से चुन करके जाएंगे। अब देखो सदस्य संख्या जो मैंने सूत्र बताया था आपको, विधानसभाओं में कुल सदस्य प्लस पहले पर कितने, 3 + 1 + 1, ठीक, 3 + 1 4, 50 बराबर 51 सदस्य।
यदि वोट देते हैं, एक व्यक्ति के 51 वोट आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उम्मीदवार जीत जाएगा। ये जीतने का क्रम किस प्रकार से होते हैं कि न्यूनतम वोट कितने, 51 सदस्य। अब दूसरी बार देखो 3 सदस्य 4 कर लेते हैं, 4 5 और ये कितना हो जाएगा 40, और यहाँ कितना 41 सदस्य है। 4 सदस्य चुनाव लड़ते हैं, उनके न्यूनतम वोट कितना चाहिए, 41 वोट आने चाहिए, तो वो जीत करके चला जाएगा राज्यसभा में। इस प्रकार से ये इनका जो सूत्र है वो है। ये राज्यसभा के जो आपके बात की है हमने, राज्यसभा संरचना व स्ट्रक्चर व संगठन की बात की। राज्यसभा के बारे में, और राज्यसभा के जो सभापति व उपसभापति राज्यसभा की क्या होते हैं, सभापति व उपसभापति। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत का सभापति, जो इस राज्यसभा का सभापति होता है, भारत का क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और जब सभापति अवकाश पर है तब सभापति की जगह उपसभापति काम करेगा। कौन करेगा, उपसभापति इनकी जगह कार्यवाहक सभापति के रूप में काम करेगा। ये बातें थी राज्यसभा के जो स्ट्रक्चर, संरचना व संगठन जो मैंने आपको बताई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे जो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि राज्यसभा को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो राज्य लोकसभा को नहीं है, और लोकसभा किस प्रकार से भिन्न है, और कौन सी शक्तियाँ इसको मिली है, इसको हम देखेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।